सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को, जिसमें हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ। एट द एंड हम देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को एरेज के साथ। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को हम स्टार्टिंग से ही यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये SMA का एक एग्जांपल है। SMA मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सो मैंने यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे ही इस चीज़ का डिसीजन हो जाएगा कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी। सो इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है उसे 4 बाइट्स मेमोरी मिलती है। ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा, इसे मेमोरी मिलेगी रन टाइम पे, बट इसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाएगा। तो ये क्या है, SMA का एक एग्जांपल है। इसी तरह यहाँ पे मैंने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया तो इसे कितनी मेमोरी मिलेगी, इसका डिसीजन भी कंपाइल टाइम पे हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने इंट टाइप का एक एरे बनाया या फिर फ्लोट टाइप का एक एरे बनाया तो इसे भी कितनी मेमोरी मिलेगी, ये कंपाइल टाइम पे डिसीजन हो जाएगा। इसी तरह जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो लोकल होता है या फिर ग्लोबल होता है, इसका डिसीजन भी कंपाइल टाइम पे हो जाएगा। तो ये क्या है, SMA का एक एग्जांपल है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है वेरिएबल की लाइफ टाइम। वेरिएबल की लाइफ टाइम से क्या मुराद है कि ये वेरिएबल कब बनेगा, कब मेमोरी के अंदर आएगा, और ये वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, डिलीट होगा। तो ये भी क्या है, SMA का एक एग्जाम्पल है। सो अगर हम यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हैं तो रन टाइम पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल को बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वो मेमोरी के अंदर आता है और जैसे ही ये वाला फंक्शन मेमोरी से रिमूव होगा तो क्या होगा, ये वाला वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट जैसे ये फंक्शन रिमूव होगा तब क्या होगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के दरमियान में कहीं पे इस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दें तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को हम दरमियान में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब फंक्शन रिमूव होगा तब क्या होगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल की जो मेमोरी है वो रन टाइम पे मिले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के दरमियान में कहीं पे वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दें तो वो भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से कर सकते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से हम वेरिएबल को किस तरह से बना सकते हैं। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हुए हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसका कोई नेम नहीं होता, उसका क्या होता है, जस्ट एड्रेस होता है। सो अगर हमने जस्ट एड्रेस को ही लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर्स को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरी पॉइंटर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का एड्रेस लिया। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इंट। तो क्या होगा, इंट टाइप का एक एड्रेस आएगा हमारे पास और वो इस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, आप कह सकते हैं कि इंट टाइप का एक एड्रेस आएगा इस पॉइंटर के अंदर। वेरिएबल का कोई नेम तो होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर की मदद से वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। सो इंट टाइप का एक एड्रेस आया p पॉइंटर के अंदर। सो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर की मदद से हम वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
अगर पॉइंटर के सामने हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, स्टेरिक सिंबल का इस्तेमाल करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टेरिक पी लिखने का मतलब है वेरिएबल। तो उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, 10 को असाइन करा दिया। उसके बाद उसी वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टेरिक पी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन के रिमूव होने से पहले इस पॉइंटर को डिलीट भी करा सकते हैं जिसके अंदर वेरिएबल का एड्रेस था, और इसी की मदद से हमने क्या किया था, वैल्यू को एक्सेस किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट और आगे पॉइंटर का नेम, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंटर डिलीट हो जाएगा, मेमोरी से इरेज हो जाएगा। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से। अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कब यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज़ है 10 या फिर जिसका साइज़ है 20। तो प्रोग्राम के अंदर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे एक लिमिट होगी। अगर मैंने यहाँ पे एरे बनाया होगा 10 साइज़ का, तो यूज़र क्या करेगा, जस्ट 10 ही वैल्यूज़ को इंटर करेगा। और अगर यहाँ पे मैंने एरे बनाया होगा 20 साइज़ का, तो यहाँ पे भी लिमिट होगी कि यूज़र जस्ट 20 वैल्यूज़ ही इंटर कर सकता है। यूज़र अपनी तरफ से वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, इशू होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि यूज़र खुद से डिसाइड करे कि उसने कितनी वैल्यूज़ इंटर करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं, यानी कि यूज़र से साइज़ पूछ सकते हैं। यूज़र अपनी मर्ज़ी का साइज़ इंटर करेगा रन टाइम पे। ओके हो गया। तो यूज़र क्या कर सकता है, यहाँ पे उसका साइज़ 20 भी रख सकता है, 50, 100 भी रख सकता है अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद क्या होगा कि यूज़र वो वैल्यूज़ इंटर करेगा। तो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट टाइप का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस लेता हूँ इंट टाइप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इंट, तो क्या होगा, इंट टाइप का एक एड्रेस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंटर की मदद से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ इन डायरेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। और उसके बाद मैं चाहूँ तो इसके अंदर वैल्यू भी असाइन करा सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 20 असाइन करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड करता हूँ। और अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें वैल्यू शो हो रही है 20, जो कि हमने पॉइंटर की मदद से एक्सेस की। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एड्रेस को असाइन करते वक्त भी यहाँ पे वैल्यू रखा सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट के सामने पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो पॉइंटर वेरिएबल बनाते वक्त भी वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे रखा सकते हैं। सो इस तरह भी क्या होगा कि वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 20। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हम पॉइंटर्स को एरेज के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को हम एरेज के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ साइज़। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र से एरे का साइज़ पूछेंगे। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, साइज़ इंटर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को शो कराता हूँ इंटर द साइज़ ऑफ एन एरे। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे एरे का साइज़ इंटर करेगा। तो उसे हम रखा लेंगे साइज़ वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस रखेंगे एरे का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इंट टाइप का एड्रेस रखाना है पॉइंटर के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का साइज़ मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एरे का साइज़ इंटर कर चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ साइज़। और उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे साइज़ आ जाएगा पॉइंटर के अंदर। सो
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ इंटर करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर वैल्यूज़ ऑफ एरे। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। और अगर आपको फॉर लूप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 0 से, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे CN की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम यूज़र से लेंगे उन्हें हम रखाएंगे एरे के अंदर। सो एरे का एड्रेस आ चुका है P के अंदर। तो अगर हम एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे स्टैटिक P। तो यहाँ पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे P। तो क्या होगा कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे वैल्यू आएगी जो कि एरे का बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एरे का ये बेस एड्रेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता हूँ और P+i। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P+i। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे क्या होगा P+0 यानी कि जस्ट P। जस्ट P का क्या मतलब होगा, बेस एड्रेस ऑफ एरे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो यहाँ पे स्टैटिक हमने लगाया है तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके अंदर वैल्यू आएगी, यानी कि हमने उस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया फर्स्ट एलिमेंट को, तो उसके अंदर वैल्यू आएगी। और सेकंड टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू साइज, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, P+1। P+1 का मतलब क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे, उसका एड्रेस। और अगर यहाँ पे हमने स्टैटिक लगाया तो वो वेरिएबल हमें एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो क्या होगा यहाँ पे 2 लेस आर इक्वल टू साइज, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे P+2 क्या होगा, थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर्स अरिथमेटिक। P+1, P+2, P+3, यानी कि हम पॉइंटर के अंदर एडिशन भी करा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। ये मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ पॉइंटर वाले टॉपिक के अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पॉइंटर वाली वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। तो इस तरह क्या होगा कि हम यूज़र से वैल्यूज़ ले लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यूज़ ऑफ एरे आर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो CN की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा Cout। और यहाँ पे जैसे ही एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी, इसी के साथ साथ क्या होगा, थर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसी तरह वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज एंटर करता हूँ 5। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 वैल्यूज़ इंटर करवा सकता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इंटर वैल्यूज़ ऑफ एरे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, 15, 20, 25 एंड 30। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है वैल्यूज़ ऑफ एरे आर 10, 15, 20, 25 एंड 30। अगर हम चाहें तो इन वैल्यूज़ का सम भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से, और उसके अंदर इनिशियली रखा देता हूँ 0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट कराई तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि 2 स्टेटमेंट्स होने वाली हैं। इसे हम कट करके इस ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देते हैं।
और जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आएगी उसे हम सम के अंदर रखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम प्लस, सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये वाली होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। तो सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 थी और फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस वो वाला एलिमेंट और वो चला जाएगा सम के अंदर। तो सम के अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करता है, यहाँ पे साइज़ इंटर करता है यूज़र 5 और यहाँ पे अगर यूज़र 5 इंटर करता है और यहाँ पे यूज़र वैल्यूज़ इंटर करता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यूज़र यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता है, हमारा प्रोग्राम डायनामिक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि यूज़र ने इंटर किया 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सम के अंदर इनिशियली क्या था, सम के अंदर इनिशियली था 0। तो यहाँ पे 0 प्लस 10 फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 0 प्लस 10 हो जाएगा और वो चला जाएगा सम के अंदर। तो सम के अंदर क्या आ चुका है, सम के अंदर आ चुका है 10। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगी 15 और यहाँ पे क्या होगा, सम प्लस, सम के अंदर ऑलरेडी क्या है 10, उसके अंदर प्लस होगा यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 15। तो यहाँ पे 15 ऐड होगा और वो चला जाएगा वापस सम के अंदर। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 20 और यहाँ पे सम के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा है, 10 प्लस 15 यानी कि 25 पड़ा है। तो उसके अंदर अब ऐड हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 20। तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा यहाँ पे एडिशन होती रहेगी और वैल्यू सम के अंदर आती रहेगी। एट द एंड हम क्या करते हैं कि सम की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एरे इज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम को प्रिंट करा देते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर द साइज ऑफ एन एरे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज एंटर करता हूँ 5, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं और एरे की वैल्यूज मैं एंटर करता हूँ 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है वैल्यूज ऑफ एरे आर 10, 15, 20, 25, 30 एंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एरे इज 100। सो अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, सो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एरे को प्रिंट कराने से पहले लाइन को एंड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पहले लाइन को एंड करेंगे, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एल, या फिर सम लिखने से पहले आप यहाँ पे लगा सकते हैं \n। तो उसका मतलब भी क्या होगा कि लाइन चेंज होगी। सो हमारे पॉइंटर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड पॉइंटर को कर देंगे डिलीट। सो अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल पॉइंटर होता तो हम क्या करते, यहाँ पे लगाते डिलीट कीवर्ड और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते पॉइंटर का नेम। तो इस तरह क्या होता, पॉइंटर डिलीट हो जाता, जो मेमोरी रिजर्व हुई थी पॉइंटर की मदद से वो यहाँ से इरेज हो जाती। क्योंकि हमने यहाँ पे एरे के लिए यूज़ किया हुआ है पॉइंटर को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली डिलीट नहीं कराएंगे, बल्कि डिलीट के सामने हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर था उसके अंदर एरे का एड्रेस था। इसलिए डिलीट करते वक्त भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा।
और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।